हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड द ओनली होप ऑफ इंडिया इज़ फ्रॉम द मासेस, द अपर क्लास आर फिजिकली एंड मॉरली डेड। राइट। तो जो आशा है सिर्फ जनसाधारण से है। अपर क्लास शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हो चुके हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, ए आर रामास्वामी नायकर और महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है, ये स्टेटमेंट बेसिकली आपको देखने को मिलता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल न्यूज़पेपर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जारी किया गया कौन सा न्यूज़पेपर या जर्नल नहीं है? जागृति, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। राइट। तो इसका जो सही आंसर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, वो है आपका जागृति। राइट, इज द राइट आंसर। फिर तीसरा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? श्रीपद अमृत टांगे, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात किया है, और तो इसका जो है इस क्वेश्चन का वैसे आंसर ए है। ठीक है, श्रीपद अमृत दांगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। श्रीपद अमृत डांगे जो हैं, ऐसे डांगे, ये बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, जो कि 1921 में फाउंड हुई थी। ये वन ऑफ दी मोस्ट प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट माने जाते हैं, अलॉन्ग विथ मुजफ्फर अहमद एंड एम एन रॉय। ठीक है। तो ये इस बाकी जयप्रकाश नारायण और नरेंद्र देव, ये दोनों फाउंडिंग मेंबर्स थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। ठीक। और अच्युत पटवर्धन जी उनके बाद में नेता बने थे। ठीक। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ बिलोंगिंग टू प्री मार्क्सियन सोशलिस्ट ग्रुप? डेनिस डाउड्रियट, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लैंक। प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट के ग्रुप में इसमें से कौन नहीं था? तो इसका जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो आपका है ए, डेनिस डाइडेरोट। राइट। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑथरशिप इन रॉन्गली एट्रीब्यूटेड? ठीक है। द इंडिविजुअल मस्ट डाई सो दैट द नेशन मे लिव टुडे, आई मस्ट डाई सो दैट इंडिया मे विन फ्रीडम एंड ग्लोरी। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स, when the world sleeps, India will awake the light and freedom.
पहला था आपका सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का, तीसरा कह रहा है कि द फाइट दैट वाज कमेंस्ड इन 1920 इज द फाइट टू द फिनिश whether it lasts 1 month or a year or many months or many years. C.R. Das. Very soon the final battle will begin. Its outcome will be decisive. We took part in the struggle and we are in the proud of having done so. भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है रॉन्गली दिया, रॉन्गली मैच्ड है, राइट? तो इसमें से जो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा निकल के आता है आपका सी है। द फाइट दैट वाज कमेंस्ड इन 1920 इज अ फाइट टू द फिनिश वेदर इट लास्ट 1 month और 1 year और मेनी ईयर्स। ये चित्तरंजन दास जी का स्टेटमेंट यही है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? शौकत उस्मानी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्ला खान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो है आपका ए, शौकत उस्मानी, राइट। बेसिकली है क्या कि आपके जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड, ये आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। जो जब एक ट्रेन, मालगाड़ी जा रही थी, गुड्स ट्रेन, सहारनपुर से लखनऊ की तरफ। तो एक्चुअली में लखनऊ से सहारनपुर की तरफ जा रही थी, न कि सहारनपुर से लखनऊ की तरफ। तो यहाँ से जब जा रही थी तो यहाँ पे रास्ते में पड़ता है काकोरी। तो काकोरी में ही राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन लाहिड़ी, ठीक है। तो ये कुछ चार पांच लोग थे जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी से जुड़े थे, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाहिड़ी, और अशफाक उल्ला खान और एक और बंदा था, उसका नाम अभी इस समय याद नहीं आ रहा है। तो उसको, इन चारों को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। जो आपके ये थे, क्या नाम है, शौकत उस्मानी, ये आपके जुड़े थे मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस और कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। क्या था कि ये एक कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है, और इन्होंने मेरठ में कई सारे कम्युनिस्ट के साथ मिलकर एंटी इम्पेरियलिस्ट कैंपेन चलाया था। तो ये कुछ चीज़ें थी इनसे रिलेटेड, ठीक। तो वापिस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें देखने को मिलता है ए है।
फिर आता है विच नागालैंड क्वीन रेज द बैनर ऑफ रिबेलियन अगेंस्ट फॉरेन रूल ऑन द कॉल गिवन बाय गांधी जी एंड वॉज इम्प्रेजेंट फॉर लाइफ। रानी गदनिल्लू, रानी अंबिका, रानी मैत्री जगोई और रानी रोंगमई। राइट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें देखने को मिलता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है वो आपका रानी गैडिनिल्लू है, यानी ए इज द राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि who donated 100 acres of land to Vinoba Bhave in 1951 that encouraged Bhave to start भूदान मूवमेंट। यानी कि 100 एकड़ की ज़मीन किसने विनोबा भावे को दान दी थी, जिससे कि भूदान आंदोलन शुरू हुआ था 1951 में। तो ऑप्शन है आपके वेद्रे रामचंद्र रेड्डी, कोंडा वेंकट राम रेड्डी, पिंगली वेंकट राम रेड्डी, नोकल रामचंद्र रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा निकल के आ रहा है वो है वेद्रे रामचंद्र रेड्डी। राइट, सॉरी। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स डिड नॉट इन्फ्लुएंस गांधी जी ड्यूरिंग हिज फॉर्मेटिव ईयर्स। यानी कि गांधी जी जब अपने आंदोलन को चला रहे थे तो उस समय उनको इन्फ्लुएंस करने वाला कौन सा बंदा नहीं था। चार्ल्स ब्रैडलॉग, जॉन रस्किन, डेविड थोरू, लियो टोल्स्टॉय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो आपका है ए, चार्ल्स ब्रैडलॉग। राइट। फिर अगला कहता है हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, ए यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, फॉर टॉलरेंस, फॉर रीजन, फॉर द एडवेंचर ऑफ आइडियाज एंड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। राइट। It stands for onward march of human race towards ever higher objective. If the university discharge their duties adequately, then it is well with the nation and the people. ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा देखने को मिलता है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एजर्शन और रीजनिंग का है। एजर्शन कहता है हिस्टोरियंस मस्ट बी सेंसिटिव टू द मोरल आइडियाज ऑफ टुडे एंड दोज प्रिविलेंट इन द पास्ट। डिस्टॉर्शन इन द हिस्ट्री राइटिंग हैज़ एन एलिमेंट ऑफ willfulness और इंटेलेक्चुअल नेग्लेक्ट विच एक्सक्लूड इनोसेंट मिसकंडक्ट और मिसएप्रीहेंशन। राइट। तो क्या सही है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. R is true, but A is true, but R is false. And A is false, but R is true. तो क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी है। कह रहा है स्टेटमेंट को फिर से हमें ध्यान से पढ़ना होगा। स्टेटमेंट कह रहा है A historian must be sensitive to moral ideas of today and those prevalent in the past. Right? ठीक है। Distortion in history writing has an element of willfulness
or intellectual neglect which exclude innocent misconstrual और misapprehension, दोनों सही है। बट यहाँ पे एजर्शन बात कर रहा है हिस्टोरियन मस्ट बी सेंसिटिव टू मोरल आइडियाज ऑफ टुडे एंड दोज प्रेवलेंट इन द पास्ट। ठीक है, यहाँ पे मोरल आइडियाज़, यहाँ पे कंपेरिजन की बात कर रहा है और कि हिस्टोरियन जो होता है वो आइडियाज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए, ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए जो इसमें प्रिविलेंट करता है और जो पास्ट में था। रीज़न ये कह रहा है कि रीज़न इसका इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसका रीज़न ये होगा कि अगर हम आइडियाज़, अगर विचारों की अगर हम बात करें, राइट, तो आइडियाज़ जो है समय के साथ बदलते जाते हैं, राइट, और जो आपके आदर्श होते हैं, जो आपके मोरल आइडियाज़ होते हैं, उनको सही तरीके से हमें समझना है तो इसका जो सही आइडियाज़ होते हैं उसको समझने के लिए उनके चेंजेस हैं उनको हमें समझना होगा, ना कि विलफुलनेस और इंटेलेक्चुअल नेगलेक्ट या फिर इस तरह की चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी हो जाता है, राइट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैच द फॉलोइंग है, ठीक, और डेविड आर्नोल्ड, स्टैनली वोलपर्ट, डेविड कॉप्फ और दीपेश चक्रवर्ती। ठीक है, ये 4 ऑथर हैं और ये 4 जो है उनके किताब वर्क है, तो हमें इससे मैच दी फॉलोइंग करना है। तो जो डेविड आर्नोल्ड हैं, ये आपके डेविड आर्नोल्ड को छोड़िए, ये दीपेश चक्रवर्ती जो है आपके, ये आपके सबाल्टर्न हिस्टोरियन है। ठीक है, और तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो मतलब दीपेश चक्रवर्ती जो सबाल्टर्न है, तो ये ये जो लोकल चेंजेस होते हैं या लोकल ट्रेडिशन उसको फॉलो करते हैं। तो इनकी किताब का नाम है प्रोविंशलाइजिंग यूरोप, पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंसेस, यानी कि ए, राइट। फिर स्टैनली वोलफर्ड जो है, इनकी किताब का नाम है गांधीज पैशन। ठीक है, तो बी का थ्री सिर्फ इसमें है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। बाकी डेविड आर्नोल्ड, इसका मतलब ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन कॉलोनियल इंडिया, और डेविड कॉफ वो जो है ये ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड द बंगाल रिनाइसा के बारे में बात करते हैं। ठीक, फिर 93 क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस सेट अप द नेशनल प्लानिंग कमेटी चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर प्रेस्क्राइबिंग अ पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ सून टू बी फ्री इंडिया, 1934, 38, 39 और 44, राइट। तो जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान है, नेशनल प्लानिंग कमेटी जवाहरलाल नेहरू अंडर में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे कब सेट किया था, तो इसे 1938 में इसे वो किया गया था, जो आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें किया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो उस समय इसे वो किया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पंचशील ट्रीटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, नॉन शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, राइट। तो नॉट ए प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
वो आपका बी है, नॉन शेयरिंग ऑफ नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा कोई इसका वो नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है। अ, तो अगेन अगर मैं बात करूँ इसमें, तो एक तरफ बुक है, एक तरफ से उनके काम है, ठीक है। तो जूडिथ एम ब्राउन जो है, उनकी जो किताब का नाम है गांधी प्रिजनर ऑफ होप। फिर मुशीर उल हसन की किताब का नाम है इंडियाज पार्टीशन, प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड मोबिलाइजेशन। फिर डेविड ए लॉव, इसका नाम है ब्रिटेन एंड इंडिया नेशनलिज्म, द इम्प्रिंट ऑफ एम्बिगिटी। और डी रॉदरमैन का है द फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक। तो ये हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ए का 3 होगा, बी का 4 है, सी का 2 है और डी का 1 है, राइट। 3 4 2 1। तो देखते हैं कौन सा है। 3 4 2 1 यानी कि ये है सी, ठीक। इसके बाद पैसेज है यहाँ पे, उसी के हिसाब से हमको इस पैसेज का आंसर देना है। पढ़ते हैं, देखते हैं। द नेशनलिस्ट मूवमेंट was the nationalist movement was from the beginning zealous in defense of civil liberties. Hence, the nationalists fought against the attack by the colonial authorities on the freedom of press, speech, and association and other civil liberties. Jawaharlal Nehru perhaps was the strongest champion of civil liberties. He assigned as much importance to them as he did to the economic equality and socialism. The resolution on fundamental rights passed by the Karachi Congress in 1931, drafted by him, guaranteed the right of free expression through speech and press. Secularism was from the beginning made a basic constituent of the nationalist ideology, and a strong emphasis was laid on the Hindu-Muslim unity. Furthermore, it was clear understood that the objective of unifying the Indian people into a nation would have to be realized by taking into account regional, religious, caste, ethnic, and linguistic differences. The cultural aspiration of different linguistic groups was given full recognition in 1921 by organizing provincial and area committee on the Indian National Congress along linguistic lines and not according to British created multilinguistic provinces. From its earlier phase, the Indian nationalists accepted with the near unanimity the objective of complete economic transformation of the country on the basis of modern industrial and agricultural development with a view to make India economically self-reliant, to be based on independence from foreign capital, creation of an indigenous capital goods, the foundation and the development of independent science and technology. तो क्वेश्चन है, व्हाई डिड ब्रिटिश डिनाई सिविल लिबर्टीज टू इंडियंस? फॉर इंडियंस वर नॉट फिट फॉर इट, for exploiting India economically, to project culturally superiority because Indians were educationally backward.
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, मतलब सिविल लिबर्टीज़ वो क्यों नहीं देना चाहते थे ब्रिटिश, क्योंकि अ, वो इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, राइट। या और उन्हें लगता था कि इंडियंस वर नॉट फिट फॉर इट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट बिलीव इट। नेहरू जी किसमें किसमें विश्वास नहीं करते थे? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सेक्युलरिज्म और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो इसका आंसर है डी, इकोनॉमिक अनइक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे, इकोनॉमिक इक्वालिटी में बिलीव करते थे। फिर इन बिल्डिंग इंडिया इनटू ए नेशन, व्हाट वाज कंसीडर्ड बाय द इंडियन nationalist as an essential requisite? End of economic exploitation, granting civil liberties, preserving its multicultural diversities, propagating हिंदी as a national language। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन था व्हाट वाज कंसीडर्ड बाय द इंडियन नेशनल एज एन एसेंशियल रिक्विजिट, ठीक है। क्या कंसीडर करते थे एसेंशियल रिक्विजिट को? तो सी, प्रिजर्विंग इन इट्स मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी। फिर हाउ वर कल्चरल एस्पिरेशन ऑफ इंडियंस फुलफिल्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। By representing all sections of Indians in the organization, by introducing election to the organization, by creating multilingual provinces, by advocating खादी ग्रामोद्योग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है, राइट। और इस क्वेश्चन का इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज नॉट एडवोकेटेड बाय द नेशनलिस्ट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट? ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, industrialization of India, inviting foreign capital for establishment of big industries, creation of indigenous capital goods। तो नॉट एडवोकेटेड बाय नेशनलिस्ट, तो सी होगा इसका आंसर, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा मुखर विरोध कर रहे थे, ठीक। तो ये था आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।